चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस चैप्टर 5। 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में दे जा करके एक लाइन से सारा वीडियो देख लीजिएगा। और मैथ भी 9 चैप्टर से स्टार्ट किया है। एक बार तो ख़त्म हो गया है, तो फिर से 9 चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि 9 चैप्टर से थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं था। पिछले बार जो बताए थे पढ़ाए थे उसमें बोर्ड छोटा था तो नहीं समझ में आ रहा था सही से, तो इसीलिए वो 9 चैप्टर से शुरू किए हैं मैथ को। लगातार उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। जो भी छूटा हुआ था उस समय 13-14 चैप्टर छूटा हुआ था, वो सब अवर कंप्लीट पूरा एक लाइन से करा देंगे। बशर्ते कि आप लोग का सपोर्ट थोड़ा रहे, बढ़िया से देखिएगा, तो थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक उक करिएगा, है ना। अब लाइक उक नहीं करते हैं तो इसलिए छोड़ छाड़ देते हैं। अब साइंस भी शुरू किए तो साइंस में भी देखते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, इसलिए कुछ दिन बाद माने 5-6 दिन बाद फोन आ रहे हैं साइंस लेकर के, हैं। तो जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उतना जल्दी हम वीडियो आपको देंगे। और अगर नहीं देखेगा ही नहीं तो काहे को बेकार मेहनत करेंगे। इसीलिए जिसको जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा हम उस वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सके आपको, है ना। और आपको लगातार इसी पढ़ाते रहें। देखिए, 8वीं क्लास का आज साइंस 5वां चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हमको इस कक्षा में, इस क्लास में और इस चैप्टर में जंतुओं के जन्म के बारे में पढ़ना है। इससे पहले का कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे, 7वां क्लास में पादप में जनन, पौधों में जनन कैसे होता है, पौधा में, वो समझे थे। और यहाँ पे हम जंतुओं में जनन देखें। सबसे पहले समझते हैं जनन क्या होता है। व्हाट इज ये जनन, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो देखिए, जनन मतलब होता है जब कोई भी सजीव जिसके अंदर जान हो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, उस उत्पन्न करने की वही प्रक्रिया को जनन करना कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। सभी जीव, चाहे जो कोई भी जीव हो जिसमें जान हो, सजीव हो, तो वो अपने जैसे शिशुओं को जन्म देता है। अपने जैसे मतलब अपने जैसे ही जीव को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो वही चीज़ उसी को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों जरूरी है तो सोच के देखिए। अगर देखिए, जितना भी सजीव है, जिसमें भी जान है, उसको तो एक ना एक दिन चले जाना है। जिसके अंदर भी जान है, यानी जो सजीव है, एक ना एक दिन तो उसके जान को चले ही जाना है। किसके जान को? अरे सबके जान को, है ना। किसी का जान को नहीं, मतलब मर जाना है, ठीक है। तो क्या होता, अगर कोई जीव जनन नहीं करता तो अभी तक तो एको को जीव नहीं बचता, सब मर जाता एक समय में। यानी पृथ्वी पूरा सूना सूना, ये जग सूना सूना हो लग जाता, जग सूना सूना लागे, कोई जीव ही नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए अपने जैसे जीव को छोड़ जाते हैं, उसके बाद अपने चल गया, उसके बाद अपने जैसा वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपना वो छोड़ के चला जाता है, ताकि हम चले जाएं, उसके बाद भी मेरा अस्तित्व बचा रहे, ठीक है। तो जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन अगर ना होता तो जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। खतरा में का माने खत्म हो जाता, जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जनन नहीं होगा तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जीव, जो भी सजीव है, वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करता है ना। जनन की क्रिया उसमें होती है ताकि उसका अस्तित्व दुनिया में बचा रहे, है ना। और अस्तित्व खत्म, यानी जनन खत्म तो समझ अस्तित्व भी खत्म। क्या होगा, अब सोचिए कि कोई भी जंतु है, इंसान जंतु है ना। अब इंसान के अंदर जनन की क्षमता ना रहे, सब खत्म हो जाए, अब जनन ना हो आज के बाद, मतलब हम लोग जितना है उतने रहे, हम लोग मरे, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा कहानी, है ना। तो इसीलिए जनन आवश्यक है। आया समझ में। तो जंतुओं में जनन आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जंतु में जनन कैसे होता है और क्या क्या अंग होता है जनन। तो जनन के हिसाब से जंतुओं को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इसको समझते हैं, एक को बोलते हैं जरायुज। जनन क्यों जरूरी है समझ में आया होगा ना। ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ लिखने जैसा होगा नोट्स राइट में, उसको हम दिखा देंगे, उसको आप लिखते चलिएगा, है ना। बस यहाँ पे समझने का प्रयास करें। आपको स्क्रीन में दिखते चलेगा जो इम्पोर्टेंट नोट्स है लिखने वाला, उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और एक थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, बुक नहीं है मेरे पास, है ना।
तो मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, तो मोबाइल कह रहे थे कि JCRT बुक मोबाइल में नहीं मिलता है, लेकिन हम खुद से इन हाथों से अपने बना करके एप्लीकेशन अपलोड कर दिए हैं। क्लास 8 का साइंस और मैथ 2 सब्जेक्ट अभी अपलोड किए हैं, तो दोनों सब्जेक्ट को आप जा करके प्ले लिस्ट में डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखिएगा क्लास 8 JCRT साइंस या क्लास 8 JCRT मैथ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे। ये देखिए है, देखिए जंतुओं में जनन, इसी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आंसर भी इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। तो साइंस में 2 पार्ट बना है, एक पार्ट में 10 पार्ट तक है एक ठो में एप्लीकेशन में, और एक ठो में बाकी है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप कहीं भी रहिए तो अपना पढ़ सकते हैं, ठीक। वहीं से हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो किधर गया, जीवों में जनन, जंतुओं में जनन, हाँ। तो जंतुओं में जनन, हाँ। तो अपने उत्तरजीविता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है, ठीक है। तो जनन के हिसाब से जंतु को 2 भाग में बांटे हैं। देखिए जंतु को 2 भाग में जनन के हिसाब से बांटते हैं। एक को बोलते हैं जरायुज, एक ठो को बोलते हैं अंडपराजक, अंडपराजक जंतु, अंडपराजक जंतु और एगो जरायुज जंतु। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो वाइवेपेरस, और इसको ओवाइपेरस, अजीब नाम है इंग्लिश। जरायुज समझिए इधर देखिए फोकस इधर रखिए। जरायुज किसको कहते हैं, तो जरायुज वैसे जंतु को कहते हैं जो अपने जैसे शिशुओं को जन्म देता है। ये क्या करता है, अपने जैसे विकसित शिशु को जन्म देता है। विकसित शिशु माने समझ में आता है ना, बच्चा है ना, शिशु को जन्म देता है, अपने जैसे जन्म देता है। चलिए ना, जन्म में लिख दिए, जन्म का साथ तुम्हारा हमारा है। तो अपने जैसे विकसित शिशु को जन्म देता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे जरायुज। अपने जैसे शिशु को जन्म देता है जरायुज कहते हैं। जैसे मानव आदमी अपने जैसे जंतु को ही जन्म देता है, कुत्ता बिल्ली तो जन्म नहीं देता है, हाँ। कुत्ती है, कुत्ता ने, गाय बिल्ली, ये सब क्या चीज़ है, अपने जैसा ये जंतु को ही जन्म देते हैं, ठीक है। अपने जैसे शिशु को जन्म देता है, शिशु यानी बच्चा इसमें होता है डायरेक्ट। और ये अंडपराजक में शिशु को जन्म नहीं देती, ये अंडा देते हैं, अंडा देते हैं। डायरेक्ट शिशु जन्म नहीं, अंडा से फिर शिशु निकलेगा। तो अंडा से जब बच्चा निकल रहा है तो अंडपराजक जंतु, वैसे जंतु को जो अंडा देता है। और जो अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चा देता है, तो उसको जरायुज जंतु कहते हैं। आए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। जरायुज जो बच्चे को जन्म देता है डायरेक्ट, और अंडपराजक, इन नाम में से पता चल रहा है अंडपराजक, अंडा आ रहा है मैंने अंडा देता है, तो ये वाला नाम में से पता चल रहा है। तो बाकी इसका दूसरा वाला जो है वो उसका उल्टा होगा, ये अंडा नहीं देगा, वही अंडा दे रहा है तो वो अंडा देगा। तो फिर 2 भाग कैसे हुआ, तो अलग है, तो ये अलग है। अंडपराजक मैंने अंडा देता है, तो ये अंडा नहीं देता है, ठीक है। तो अंडा नहीं देता है कौन जानबे करते हैं, अंडा कौन देता है वो भी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में खाली क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जरायुज जंतु में ऑप्शन दिया रहेगा, मुर्गी, मछली का, और एक आध गो इधर वाला भी, तो टिक लगाना रहेगा। अंडपराजक जंतु पूछ के वैसे ऑप्शन दिया रहेगा, टिक लगाना रहेगा। इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जरायुज माने बच्चे को जन्म देता है, अंडपराजक मतलब। देखिए जीव जनन की विधियाँ, जनन की कितनी विधियाँ हैं, जनन की विधियाँ समझिए, विधि तरीका है ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला हम देखेंगे अलैंगिक जनन। देखिए 8वां क्लास में जनन के बारे में हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं, बस हल्का अभी समझना है। उसके बाद 10 क्लास में और विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अलैंगिक जनन एक होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इंग्लिश में बात करें तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिए क्या होता है। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में वैसे जनन आता है जिसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। नर और मादा यानी मेल और फीमेल, लड़का और लड़की की ज़रूरत नहीं है, माँ और बाप का ज़रूरत नहीं है, तो वैसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। वैसे जनन जिसमें मेल फीमेल कि मिलने की आवश्यकता नहीं है,
नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। आवश्यक में और लैंगिक उसका जस्ट उल्टा, जिसमें नर और मादा के संलयन, नर और मादा के मिलने से जो जनन होता है लैंगिक जनन, और जिसमें नर और मादा की कोनो ज़रूरत नहीं है उसको अलैंगिक जनन। अब कहीं नर और मादा की ज़रूरत नहीं, कैसे जनन होगा इसमें? तो होता है, जैसे पौधा में अगर जनन होता है तो पौधा में क्या है, नर और मादा की ज़रूरत थोड़ी होता है? तो इसमें भी कोई कोई पौधा में होता है, कोई कोई में नहीं होता है ना। तो इसमें भी, जंतु में भी बहुत सारा ऐसे जंतु है जिसमें, यहाँ तो जंतुओं का जनन पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जंतु में भी होता है, कुछ कुछ जंतु ऐसे हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी जिसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसका में दो तरह का जनन यहाँ पे पढ़ना है। एक होता है मुकुलन, मुकुलन, तो मुकुलन समझिए तब समझ में आएगा डिटेल। देखिए मुकुलन होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। देखिए कैसे जनन होता है, चित्र वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ आप देखिए चित्र। यहाँ हम ऐसे समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये ऐसा इस तरह से कुछ संरचना रहता है हाइड्रा का, और यहाँ पे छोटा सा ऐसा निकला हुआ रहता है जिसको बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। और इसी मुकुल से नाम पड़ गया मुकुलन, ठीक है। इतनी को निकल रहता है यहाँ पे, ये मुकुल होता है। यह मुकुल वो बड़का होता है, तनी और तनी बड़, ऐसे बड़ होते होते बहुत बड़ हो गया, इतना लगभग इसके बड़ साइज का हो गया। अब बड़का हो गया तो भारी हो गया, भारी हो से टंगा के टूट जाता है। यह टूट गया और टूट के एने गिर गया। अब ये गिर गया तो बेकार नहीं हुआ, नहीं सोचिएगा टूट गया तो गया खत्म कहानी इसका ना। ये टूट गया तो ये तो रह ही जाएगा, और इसके साथ जो ये टूटा ये वाला फिर यहाँ उठेगा और फिर से अपना हाइड्रा ये बन जाएगा, और फिर इसमें मुकुलन निकलना शुरू। आई फिर ये मुकुलन बढ़ होगा, फिर बढ़, फिर ये टूट गया, ये टूटा और फिर से एक यहाँ फिर एगो मुकुलन, तो फिर एगो हाइड्रा बन गया। तो ये हाइड्रा कैसे हो रहा है? देखिए डलीवा मतलब डाली जैसा निकल रहा है, और वही टूट के दूसरा हाइड्रा, फिर टूट के दूसरा, फिर तीसरा। तो इसमें नर और मादा का जरूरत कहाँ पड़ रहा है? कोनो ज़रूरत है नहीं नर और मादा का। तो ऐसा ही जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, जो कि किसमें होता है? हाइड्रा में। और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है उस विधि को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो ला को मुकुलन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम पूछेगा मुकुलन किस में होता है? आदमी में, हाइड्रा में कि मुर्गी में? तो क्या कहिएगा? हाइड्रा में। मुकुलन कहाँ होता है? हाइड्रा में। मुकुलन हाइड्रा में। टूट जाता है ऐसा और गिर जाता है। देखिए फोटो दिख रहा होगा वहाँ पर, ओरिजिनल है ना, ये समझा रहे हैं खाली। तो ये हाइड्रा में कोनो दिक्कत नहीं। और एक अलैंगिक जनन यहाँ पढ़ना जिसको द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन। द्वि माने दू, और खंडन माने टुकड़ा। तो दो टुकड़ा, ये वाला भी लगभग वैसे ही हो रहा है, दो टुकड़ा, लेकिन इसमें मुकुल निकल कर मुकुल ऐसा हो रहा है तो इसलिए मुकुलन कह दिए। और एक तो और ऐसा होता है अलैंगिक जनन जिसमें सीधे दो टुकड़ा बीचे बीच दो खींचा हो जाता है, तो उसको कहते हैं द्विखंडन। ऐसा किस में होता है? कि ऐसा होता है अमीबा में। किस में? अमीबा में। अमीबा देखे, अमीबा कैसा रहता है? टेढ़ मेढ़ जैसे तैसे रहता है, इसका तो कोनो आकृति नहीं रहता है, तो हटा देते हैं। अमीबा कैसा? ये अमीबा हो गया। आई क्या होता है? जैसे जैसे विकसित होता है एक एक कोशिका इसमें रहता है, चलता फिरता खाता पीता सब उसी से है, और कोनो उसका अंग नहीं रहता है। ये धीरे धीरे विकसित होकर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऐसे तरह से, इस तरह से ये बीजवाम हो जाता है। ऐसे सट गया, अब ये धीरे धीरे और सट जाएगा, और सट जाएगा, और सट ऐसे चिपक गया, और ये टूट गया, टूट जाता है धीरे धीरे। तो टूट गया तो एगो एने और एक ठो एने, दो हो गया। तो ये दो खींचा हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्विखंडन। दुई माने दो, खंडन माने टूटना। द्विखंडन, दो टुकड़ा में टूट जाता है। कौन ऐसा होता है? तो अमीबा। तो इसमें भी कहाँ नर और मादा की जरूरत पड़ा? एकले काफ़ी है जनन करने के लिए। एकले अपने यहाँ टूट के 2 हो गया, ले, फिर 2 टूट के 4 हो गया, तो अपने आबादी बढ़ा रहा है एकले। तो एकले आबादी बढ़ावे है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, और जो एकले नहीं बढ़ाने सके उसको लैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में कौन कौन आएगा? मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन किस में? हाइड्रा में। और द्विखंडन किस में? अमीबा में। याद रखिएगा, अमीबा में कैसा जनन होता है कहेगा कोई, या एग्जाम में पूछेगा, अमीबा में कैसे कौन सा प्रकार का जनन होता है?
तो एक तो अलैंगिक जनन ऑप्शन है, तो ये भी हो सकता है। और अलैंगिक में कोई कैसा, तो द्विखंडन, कैसा द्विखंडन। और हाइड्रा में कैसा मुकुलन, कोई दिक्कत नहीं है अलैंगिक जनन में। हाँ, और लैंगिक जनन में क्या है, तो लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, ये हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अलैंगिक जनन में कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसा आएगा, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, ऐसा बोर्ड वाला एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को निम्न में से कौन पराक्रम आवश्यक है। निरंतरता के लिए माने सजीव का पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बचाव रखने के लिए, अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है। तो ऑप्शन में पाचन, परिसंचरण, जनन, श्वसन, तो क्या जरूरत है, जनन है ना, उसका अस्तित्व बचाने। अगला देखिए, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज माने जो डायरेक्ट बच्चा देता है, तो मनुष्य, मुर्गी, कौआ, बत्तख, तो कौन, मनुष्य, ठीक है। तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। हाँ, अलैंगिक जनन समझ में आ गया। लैंगिक जनन में आते हैं, इसमें नर और मादा, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर और मादा के मिलने से जो जनन होता है वही हो गया लैंगिक जनन। नर में जो पाया जाता है जनन के लिए उसको नर युग्मक कहते हैं। नर में क्या पाएंगे, नर युग्मक, युग्मक, नर युग्मक। और मादा में पाया जाता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। नर में नर युग्मक पाया जाता है, मादा में मादा युग्मक पाया जाता है। नर युग्मक क्या है, तो शुक्राणु, शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक अंडाणु, मादा में अंडाणु पाया जाता है, उसको मादा युग्मक कहते हैं। और शुक्राणु नर युग्मक पाया जाता है। और यही दोनों मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो ये दोनों मिल के बनाता है युग्म नज। क्या बनाता है, युग्म नज, युग्म नज। और वही युग्म नज फिर धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनेगा, माने बच्चा का रूप ले लेगा, उसके बाद फिर दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। आए बस सुनिए, तो इस तरह के जनन को क्या बोलते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और विस्तार से अभी जानेंगे, बस अभी इतना सा समझिए। आगे बढ़ते हैं तो उसके विस्तार देखेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या बोले, नर और मादा, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलता है तो युग्मनज बनाता है, यानी वही युग्मनज फिर बच्चे का निर्माण होता है उसी से। तो लैंगिक जनन में कोई दिक्कत नहीं। तो लैंगिक में नर और मादा दो चीज़ें हैं, नर और मादा। तो अब देख लेते हैं नर जनन अंग, ठीक है। नर और मादा आ रहा है, तो चलिए नर जनन अंग देख लेते हैं। नर में कौन कौन सा अंग है जो जनन में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है कौन कौन सा अंग। फिर मादा का अंग देखेंगे कौन कौन सा अंग है जो मादा जनन अंग है, यानी जनन में भाग लेता है। तो नर जनन अंग चित्र आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चित्र आप देखिएगा, चित्र हमको बनाने नहीं आता है। बायोलॉजी हम इसीलिए नहीं पढ़े थे, तो पढ़ाते जान सीख गए, नहीं तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम नहीं पढ़े थे चित्र बनाने का डर से, और कोनो डर नहीं था। ये सब पेट पोटा का चित्र बनाना रहता है, दिमागे खराब है। मैथ में त्रिभुज उर्भुज बनाना रहता है, उसमें हम टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, तो इतना खतरनाक चित्र हम कैसे जाने। इसीलिए हम बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। लेकिन क्या कि पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया, तब कुछ कुछ जान जाते हैं, चित्र उद्भिद थोड़ा बहुत। तो नर जनन नर जनन में क्या क्या अंग आता है, एक जोड़ा विरीष्ण, एक जोड़ा विरीष्ण आता है, एक जोड़ा विरीष्ण चित्र में दिखेगा। एक जोड़ा विरीष्ण होता है, दो शुक्राणु नली, दो शुक्राणु नलिका, दो शुक्राणु नलिका होता है, और एगो शिश्न जिसको लिंग भी कहते हैं। ये तीन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हार्मोन सब भी पाया जाता है, तो कौन सा हार्मोन पाया जाता है वो पढ़ना है। आगे एक चैप्टर है किशोरावस्था की ओर उस समय। तो ये सब शुक्राणु बनता है कैसे, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है इसमें, और टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है मादा में। तो आगे का चैप्टर पढ़ना, यहाँ पे जितना कुछ पढ़ना है बस उतने को जानिए, है ना। कहे कि एक बार मिक्स कर देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पढ़ना बस नर जनन अंग, मादा जनन अंग, और फिर कैसे थोड़ा सा निषेचन कैसे होता है
जन्म कैसे होता है उसको हल्का सा पढ़ना, उसके बाद फिर आगे चल के पढ़ना, ठीक है। तो उतना ही सब पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए नर जनन अंग में एक जोड़ा विरीष्ण होता है, एक जोड़ा विरीष्ण होता है, और 2 गो शुक्राणु नली होता है, नली का, और शिश्न लिंग होता है। काम क्या है तीनों का, तीनों को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 जोड़ा, एक जोड़ा जो विरीष्ण है, 2 गो विरीष्ण होता है, एक जोड़ा माने 2 गो विरीष्ण होता है, टेस्टिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। तो विरीष्ण जो होता है इसी विरीष्ण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु है, वो शुक्राणु बनता कहाँ है, तो विरीष्ण में शुक्राणु बनता है, विरीष्ण है, और विरीष्ण से फिर शुक्राणु इधर उधर जो जाता है वो उसी के लिए 2 गो नली है, ठीक है। तो शुक्राणु बनता कहाँ है, विरीष्ण में बनता है। 2 गो विरीष्ण होता है, दोनों विरीष्ण में ही शुक्राणु बनता है, ठीक है। उसके बाद शुक्राणु बन गया तो फिर शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश कैसे करता है, शुक्राणु मादा शरीर में जाता कैसे, मादा शरीर में पहुंचाते कैसे हैं, तो ये शिश्न द्वारा या लिंग द्वारा फिर मादा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मादा शरीर में फिर प्रवेश करता है, मादा शरीर में अंडाणु होता है, अंडाणु और शुक्राणु फिर मिलता है, इसी से फिर युग्मनज बनता है, बच्चे का विकास होता है, बनता है बच्चा, है ना। तो ये नर जनन अंग है, कोई दिक्कत नहीं। 3 अंग, एक जोड़ा विरीष्ण, शुक्राणु, शिश्न, लिंग। यहाँ पर शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु नली है ये इधर उधर करने के लिए, और ये शिश्न लिंग जिससे मादा शरीर में, या मूत्र मार्ग भी इसको कहेंगे, जिसके सहायता से ही मादा शरीर में शुक्राणु पहुँचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राणु की इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, ये टेस्टिस है, टेस्टिस। तो अच्छा शुक्राणु कैसा होता है उसको भी थोड़ा सा जानना है। शुक्राणु का भी चित्र देखिए, शुक्राणु होता है, ये मूड़ी रहता है एक ठो, ये मूड़ी और ये यहाँ पे देह जैसा और इधर पूंछ जैसा, है ना, शुक्राणु का चित्र है। मूड़ी भी रहता है उसमें, पूंछ, ये देह मतलब समझिए शरीर, और ये पूंछ जैसा ऐसा निकला हुआ, ठीक है, जिससे ये भागता है ना, दौड़ लगाता है, तेजी से जाके अंडाणु से मिलता है, तो ये चलता है, इसलिए पूंछ ऊँछ भी है ना। और लाखों शुक्राणु एक बार में बनता है, ये जो विरीष्ण है लाखों शुक्राणु बनाता है एक बार में लाखों शुक्राणु बनता है, ठीक है। और चित्र देख लीजिए शुक्राणु का कैसा होता है। तो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स में इतना ही पढ़ना है, ये 3 मेन ऑर्गेन है। अब देखिए मादा जनन अंग देखते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको, मादा जनन अंग देख लीजिए, खत्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं, बस थोड़ा सा और है। मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन हो गया। अब मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव हो, फीमेल का भी चित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब और क्या होता है, अंडवाहिनी, और जहाँ बच्चा विकसित होता है गर्भाशय, उसको गर्भाशय, ऐसा तो नहीं लिखा था रे भाई, गर्भाशय है, क्या लिखा रहा है, गर्भाशय ऐसे ही, हाँ गर्भाशय, हाँ चलिए यही 2 गो, एक जोड़ी अंडाशय एक जोड़ी, यानी कि इधर अंडाशय इधर अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, दोनों तरफ अंडाशय होता है। इस अंडाशय में ही क्या बनता है, अंडा अंडाशय में रहता है, और यही अंडाशय से यहाँ पे आके अंडा, हर महीना एगो अंडा इधर से, अगला महीना एगो अंडा इधर से आके यहाँ पे विकसित अंडा है ना, आके यहाँ पे ठहरता है 1 महीना बाद, 1 महीना शुरू में 1 महीना इधर, 1 महीना इधर से, 1 महीना इधर से 1 महीना, और यही वाला फिर शुक्राणु अगर यहाँ गया, शुक्राणु इससे निषेचन किया तो वही फिर भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा। अगर शुक्राणु मिल गया उसको तो, और अगर शुक्राणु इसको नहीं मिला तो फिर ये निषेचित नहीं होता है, तो यही अंडा फिर बाहर निकल जाता है, जिसको एमसी कहते हैं, एमसी के रूप में हर महीना निकल जाता है बाहर। यही अंडाणु जो निषेचित नहीं होता है वही निर्मोचित होकर के टूट करके और ये बाहर निकल जाता है।
और अगर वो निषेचित हो गया, इसको शुक्राणु मिल गया, शुक्राणु से भेटा गया, निषेचन हो गया, तब तो फिर काम हो गया, यहाँ पे शिशु बनेगा, बच्चा बनेगा। और नहीं तो फिर 1 महीना इधर से 1 महीना इधर से, हर महीना दोनों तरफ से ब्लड के रूप में ये फट के और बाहर निकल आता है। ठीक है, इसको खैर इसको और डिटेल से वही पढ़ना, किशोरावस्था की ओर उसमें पढ़ना है डिटेल से, ये एमसी क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है, वो सबको डिटेल से वहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पे मादा जनन अंग देखना था, तो यही मादा जनन है, एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी यहाँ पे आकर रहता है, और ये गर्भाशय यहाँ पे है। ठीक है, गर्भाशय आया समझ में। तो और अंडाणु का देखिए चित्र, देखिए अंडाणु कैसा रहता है उसको भी दिखा दे रहे हैं। और देखिए हर जंतु का अंडे का साइज अलग अलग होता है। तो ये मादा शरीर का जो अंडा होता है उसका साइज होता है 1 mm। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का, है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, सेंटीमीटर में लगभग होता है। ठीक, अच्छा चलिए, तो ये अंग समझ में आ गया। अब थोड़ा देख लेते हैं निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन समझते हैं। निषेचन यानी नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ, नर युग्मक याद रखिएगा, क्या बोले थे, नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। शुक्राणु जो होता है नर में, मेल में, उसको नर युग्मक। मादा का जो अंडाणु है, अंडा, उसको मादा युग्मक। ठीक है, तो निषेचन पूछता है, निषेचन जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन जब वही मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, तो शुक्राणु को क्या बोलते हैं, नर युग्मक, और अंडाणु को मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज। यही युग्मनज फिर धीरे धीरे विकसित होते होते वो भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है, और 9 महीना में पूरी तरह से बच्चे विकसित हो जाता है बच्चा, और फिर वो बाहर आ जाता है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से युग्मनज बनता है। ये जो मिलने का प्रोसेस है, यही प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो नर और मादा युग्मक मिलता है और मिल करके क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निषेचन। आप समझ, चित्र देखिए, बनाने का प्रयास करें, चित्र दिखाने का प्रयास करें, चित्र में आप समझ सकते हैं। और युग्मनज पूछते क्या है, तो युग्मनज क्या है, तो शुक्राणु और अंडाणु मिलता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। और वही युग्मनज विकसित होकर के एक जीव का निर्माण करता है। ठीक है, और देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु बार बार जो मिल रहा है, तो एक शुक्राणु का है नर मेल, और ये मादा का मेल और फीमेल, यानी बाप और माँ दोनों का कुछ ना कुछ अंग यहाँ पे मिल रहा है ना, कोई चीज़, शुक्राणु अंडाणु। इसीलिए कुछ ना कुछ लक्षण माँ या बाप का लक्षण बेटा बेटी में आ जाता है। ठीक है, तो लक्षण भी कैसे आता है, 10 क्लास में पढ़ना है। तो इसी में ये कोशिका नर और मादा, माँ और बाप दोनों की कोशिका से मिलकर बने हैं। तो दोनों की कोशिका का जो डीएनए है वो हम लोग में आता है, बच्चों में आता है, और उसका गुण थोड़ा कुछ ना कुछ गुण ट्रांसफ़र होते चला जाता है। तो इतना ही है। चलिए, तो ये निषेचन है। निषेचन के प्रकार फटाक से देख लेते हैं, निषेचन के प्रकार भी देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। ये प्रकार को समझिए। देखिए, निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। बाह्य माने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इंटरनल। देखिए ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल इंटरनल का बाह्य माने बाहर, और आंतरिक माने अंदर। तो अंदर मादा शरीर के अंदर अगर निषेचन हो रहा है तो उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे। मादा शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो आंतरिक निषेचन, और अगर मादा शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं।
अब कहिएगा बाहर कैसे निषेचन होगा, तो बाहर भी होता है निषेचन। देखे होंगे मेंढक का अंडा देखे होंगे पानी में जेली जेली टाइप का पूरा एकदम बिछल रहता है जाली जैसा। तो मेंढक जो है अंडा दे देती है पानी में, पूरा फैला देती है, एकदम पूरा छितरा देती है अंडा। तो मेंढक का निषेचन शरीर में नहीं होता, वो अंडा दे देती है और उसी अंडा में मेंढक का वो अंडाणु जो है उसी में मेंढक जो आता है, ये मेंढकनी अंडा देती है ना, मेंढकनी का अंडा दे दी। और नर मेंढक जो है मेल मेंढक वो आता है और उसमें शुक्राणु छिड़क देता है। इस तरह से ये पूरा अंडाणु फैला हुआ है, उसमें आके अपना शुक्राणु को छिड़क देता है। ले शुक्राणु दे देता है, अपना शुक्राणु छिड़क देता है। अब शुक्राणु जहाँ जहाँ मिला तो जो निषेचन किया तो उससे फिर मेंढक बनता है। मेंढक नहीं टेडपोल शुरू बनता है, ऐसा है। मेंढक देखेंगे पहले ऐसा बेंगडुरलू बोलते हैं हम लोग देहात में, बेंगडुरलू टेडपोल मछली जैसा रहता है। कई बार पहले मछली कह के ले आते थे है ना घर, तो मछली जैसा दिखता है शुरू में। उसके बाद फिर जैसे जैसे विकास होता है, जिसका काया चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको कायांतर कहते हैं। काया चेंज हो जाता है, मेंढक बन जाता है, फुचुक फुचुक डेगने वाला, शुरू मछली जैसा रहता है। तो ये क्या करता है, मादा मेंढक तो अंडा दे दिया, छोड़ दिया, उसके बाद उसमें नर मेंढक आता है और उसमें पूरा शुक्राणु छिड़क देता है। तो जहाँ जहाँ मिला शुक्राणु अंडाणु बढ़िया से, तो वहाँ पर उसका मेंढक का बच्चा वहाँ पे टेडपोल बन जाता है और बाकी बहुत सारा अंडा उसमें बेकार भी चला जाता है। इसलिए बहुत सारा अंडा एक ही बार में दे देती है, हज़ारों अंडा, क्या कि हज़ारों बच्चा वहाँ से नहीं निकलता है, क्या कि ऐसे बाहर जगह में दे दी है और उतना बहुत नाजुक रहता है, थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल हुआ या कोई चल दिया या कोई चीज़ गिर गया तो ख़राब हो गया। तो इसीलिए बहुत सारा ख़राब हो जाता है, कुछ बचता है तो कुछ से वहाँ पे निकलता है बच्चा। इसलिए बहुत अंडा दे देती है ताकि कतनो नष्ट होगा तो तनी मनी बच ही जाएगा, है ना। तो बाह्य निषेचन इसको कहते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन द्वारा जनन होता है। आए बात समझ में, बाह्य निषेचन समझ में। मादा शरीर के बाहरी निषेचन, मादा शरीर के बाहर में अंडाणु और शुक्राणु मिल रहा है, शरीर से बाहर है, ठीक है। और शरीर के अंदर अगर मादा शरीर के अंदर अगर निषेचन हो रहा है या अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिल रहा है तो उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। जैसे अन्य जीव जंतु जितना भी है, कुत्ता बिल्ली गाय गरू इंसान, सबके अंदर में निषेचन होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर मिलता है, अंदर निषेचन होता है, अंदर बच्चा बनता है। तो इसी को आंतरिक निषेचन, और बाहर बनता है तो उसको बाह्य निषेचन। आए बस, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और क्या पढ़ना है इसमें, और क्या पढ़ना है। तो इसके बाद पढ़ना है प्रखनली शिशु एक होता है। अच्छा हाँ, प्रखनली शिशु, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन यानी युग्मनज से कैसे बच्चा बनता है उसको थोड़ा सा जानना है। और वही कायांतर जो समझा गया, मेंढक पहले मछली जैसे दिखती है, धीरे धीरे मेंढक बन जाती है। तो इसका कायांतर यानी काया उसका कैसे अंतर होता है ओकरा देखना है। फिर क्लोन एक समझना है। तो हमको लगता है एक पार्ट और बनाइए देते हैं तो ठीक लगेगा, ठीक है। एक एक हम करेंगे तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। अभी निषेचन के प्रकार से समझिए मेन चीज़। अब थोड़ा सा इसका निषेचन में ही आगे देखेंगे क्या चीज़, आंतरिक बाह्य भी निषेचन हो गया। बस एक प्रखनली शिशु अब कैसे होता है, ये बाह्य निषेचन करके एक प्रखनली शिशु भी बनाया जाता है। प्रखनली शिशु क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद फिर भ्रूण से बच्चा कैसे बनता है उसको थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद फिर वही मेंढक वाला देख लेंगे, टेडपोल का किस्सा है। उसके बाद एक क्लोन होता है। क्लोन मतलब थोड़ा सा समझा दे रहे बस ऐसे है। क्लोन मतलब है ना कि दो अलग अलग जीव को निषेचन करा दिया जाता है तो तीसरा कोनो जीव बन जाता है। जैसे खच्चर कोनो जीव नहीं था, गाधा और घोड़ा को रिएक्शन करा के निषेचन करा के खच्चर एक तो अलग जीव आ गया। तो ऐसे अलग अलग जीव को निषेचन करा के कुछ एक तीसरा जीव बना दिया जाता है तो उसको क्लोन कहते हैं। तो उसको समझेंगे कैसे होता है और हो जाएगा किस्सा ख़त्म इसका, ठीक। तो चलिए एक वीडियो और बना देते हैं ताकि अच्छा लगे आप लोगों को भी, मतलब इंटरेस्टिंग थोड़ा रहे। आप एक में अगर पूरा ख़त्म कर देंगे तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा लगता है ना। तो एक वीडियो और बर्दाश्त कीजिएगा। कमेंट करिए अगर समझ में आया होगा बढ़िया से तो कमेंट करिए बढ़िया से, और लाइक को जल्दी से जल्दी लाइक ज़रूर करें। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके स्टूडेंट को जोड़ने के प्रयास करें, है ना।
हम बाहें फैलाए हुए हैं सभी स्टूडेंट को, हमारा इंतज़ार है। आ जाओ, है ना, लग जा गले से और अपना ज़िंदगी को संवार ले, अभी मौका है। फिर मत कहना कि कोई पढ़ाया नहीं, है ना, लॉकडाउन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।